डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जिसकी एग्ज़ाम जुलाई में हुई है, और आई एम सॉरी क्योंकि मुझे बहुत स्टूडेंट ने गुवाहाटी और असम और डिब्रूगढ़ से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उस समय मैं ऑफुली बिजी था एग्ज़ाम गाइड लिखने में। सेकेंड सेमेस्टर का मैं टाइम नहीं निकाल पाया और इस पेपर को देख नहीं पाया। लेकिन जब फर्स्ट मुझे फुर्सत मिली तो मैंने इस पेपर को देखा और पेपर काफ़ी टफ है, मैं फर्स्ट बोलूँगा। आज मेरे किसी स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया उन्होंने बोला कि सर बहुत ज़्यादा टफ था पेपर, एंड रियली टफ पेपर है। इसलिए मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं क्योंकि ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी पीजी के लिए तो बेहद, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए, ये सब बातें तो हम लोग करते रहेंगे। अभी शुरुआत करते हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस की एंट्रेंस एग्जाम 2023 जुलाई में हुई है, जो यूजफुल होगी सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट एंड मेनी अदर एग्जाम। लेट अस बिगिन। इससे पहले क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू। यदि आप कोई भी इंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, यदि नेक्स्ट ईयर 2024 के ले रहे हैं तो वेट मत कीजिए। यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हैं तो ये 2 बुक के साथ तैयारी अभी से शुरू कीजिए। यदि आप अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस 2 बुक के साथ। इसकी लिंक यहाँ पे दी गई है, इसको आप क्लिक तो नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक भी दी जाएगी, वहां आप क्लिक करके सीधा अमेजन पे इसको आप ले सकते हैं, नॉमिनल कॉस्ट। चलिए, क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। और इससे पहले जैसा मैंने बोला कि ये 100 क्वेश्चन का पेपर है, बहुत हाई लेवल का है, मैं फर्स्ट ये बोलूँगा। और इसलिए मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगा। मुझे तो लगा था कि आज मैं 1-2 घंटे में इसको बता दूंगा, लेकिन मुझे भी काफ़ी पढ़ना पड़ा, कई क्वेश्चन मुझे देखना पड़ा। और इन्होंने डिफ़िकल्ट साइड में बनाया है, लेकिन अभी बहुत सारे पेपर ऐसे आ रहे हैं। इवन सीयूईटी पीजी भी इस टाइप के पेपर देने लगे हैं, लेकिन ये थोड़ा अरबिट साइड में भी ज़्यादा है। तो हम लोग देखेंगे इसमें जितने, एक दो चीज़ें मैं बता दूं कि एक या एक आध क्वेश्चन का तो मैं नहीं खोज पाया हूं, तो मैं वहां क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा आपके लिए। जितने असम से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने उसको आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो तो बस आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नेट पे ढूंढ लीजिए। बाकी मैंने काफ़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देने की कोशिश की है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ चलिए शुरू करते हैं इस टफ पेपर को एनालाइज करना। फर्स्ट है, इन विच ईयर वॉज असम सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल एंड बिकेम ए चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ये वैसे असम से रिलेटेड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि बंगाल से ही बिहार, उड़ीसा और फिर असम भी अलग हुए थे। तो असम 1874 में ही अलग हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए, बाद में प्रोविंस बना। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि कॉप 27 2022 कहाँ हुआ था। कॉप होता क्या है, मैंने कई जगह बताया है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सीसी स्टैंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 1992 के रियो समिट से उभरा हुआ एक फ्रेमवर्क है, जिसकी अपनी ऑफिस है। उसी के तहत जो जिन्होंने इस UNFCCC एग्रीमेंट को साइन किया, उन पार्टीज की सालाना जो बैठक होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या COP कहते हैं। अभी तक 27 हो चुकी है। जो नेक्स्ट है 28, वो चलिए दुबई में हो रही, जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जो 27 हुई है शर्म अल शेख, इजिप्ट में। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ये, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब जगह जो हुई है, मैड्रिड स्पेन में हुई है, कुछ 22वां 23वां ऐसा देख लीजिएगा। माराकास मोरक्को में भी हुआ है। ग्लासगो में 26 हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड द फ्रेज इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन एक जैसे टफ मोड़ लेता है, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ये नॉर्मली बहुत स्टूडेंट नहीं जानते हैं। ये पॉल ब्रास ने कहा था, और कहाँ कहा था ये भी देख लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होते हैं इंडिया में, उस पर उन्होंने थेसिस लिखा था 2004 में। तो उसमें इन्होंने ये टर्म दिया था। मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज राइट का मतलब ये है कि एक तरीके से राइट को पका के कराया जाता है पॉलिटिकल गेन के लिए। ये पॉल ब्रास का थेसिस है। इसलिए एक इंस्टीट्यूशन बन गया है राइट इंडिया में। ये सब थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन विनायक, राजीव भार्गव, नीरा चांदोक, इन सब से क्वेश्चन आप देखे होंगे, सीयूईटी पीजी से लेकर हर जगह पूछे जाते हैं। तो यदि आप इसमें आगे थोड़ा बढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि राजीव भार्गवा की कुछ बुक देख लीजिए, इनके गूगल पे जाके बुक्स और थोड़ी थोड़ी इसकी जिस्ट देख लीजिए, तो आपको काफ़ी जगह हेल्प हो जाएगी। द आइडिया ऑफ थर्ड वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, सीजोफ्रेनिया जो है ये क्या ऐसी बीमारी होती है, सीजर होती है, सीजोफ्रेनिक जो है एक फिट दौड़ा पड़ता है उस टाइप का। तो थर्ड वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया एक टर्म है कि मतलब थर्ड वर्ल्ड जो है एक नया इवॉल्व हुआ है, डीकोलोनाइज हुआ है, उसके बाद से इंडिपेंडेंट हुआ है। वो एक अलग तरीके से बिहेव करता है वर्ल्ड में। ये वेस्टर्न नजरिया है कि जैसे एक बच्चा को सीजोफ्रेनिक होता है उस टाइप का बिहेव करता है, मैच्योरिटी नहीं आई है। लेकिन अभी किसने क्वाइन किया है, मैंने जो खोजा मुझे नेट पे नहीं मिला। मे बी जॉन कैमरॉफ, लेकिन क्योंकि इंडियन कहना तो बहुत डिफिकल्ट है। ये इंडियन, देखिए ये सब इंडियन है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, ये
क्यों ऐसा थर्ड वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया बोलेंगे, केवल एक वेस्टर्न थिंकर दिख रहे हैं, तो आई विल गो विद दिस बट नॉट श्योर, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है, और रिसर्च कर लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है अपने जो वीकली करंट अफेयर होती थी कि जो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF करके अमेरिका ने जो बनाया है, इसमें करीब 13 कंट्री हैं, इसके जो 3 पिलर IPF के जो हैं, IPF है या IPEF देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। इसके जो है 4 पिलर हैं, उसमें फर्स्ट है कनेक्टेड इकोनॉमी, जिसको आप ट्रेड कह सकते हैं, सप्लाई चेन पिलर 2 है, क्लीन इकोनॉमी पिलर 3 एंड फेयर इकोनॉमी, जिसमें कि फेयर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ है कि होता है कि आप चाइल्ड लेबर को इंगेज करते हैं, प्राइवेसी का मेंटेन करते हैं, मतलब फेयर वे में जो है डील करते हैं, टैक्सेशन एंड अदर्स जो हैं, तो ये है। इंडिया जो है इन 3 पिलर में शामिल होता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सप्लाई चेन, फेयर इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी में जो ग्रीन इकोनॉमी है, लेकिन ट्रेड पिलर से अभी तक उसने अपने को बाहर रखा है, ये भी आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ये कौन सा पिलर, इसमें से कोई पिलर नहीं है, तो आप देखेंगे ट्रेड है, सप्लाई चेन है, क्लीन इकोनॉमी है, न्यूक्लियर वेपन कोई पिलर नहीं है IPF का, IPEF। Who among the following is associated with the phrase Oriental despotism? वैसे तो कार्ल मार्क्स ने भी ओरिएंटल डिस्पोटिज्म कहा था, लेकिन यहाँ पे कार्ल मार्क्स तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे कार्ल अगस्त विटफोगल जो है ये ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि ओरिएंटल डिस्पोटिज्म एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टोटल पावर, ये इनकी बुक थी विटफोगल का, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट, ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। Who among the following is associated with oral history of India's partition? Again, ये सब क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, जनरली कोई स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। इसका आंसर है उर्वशी भूतालिया, और इन्होंने बुक लिखा था द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइसेस फ्रॉम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो है हिस्टोरियन है जिसमें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, और ओरल हिस्ट्री क्या है, जहाँ कोई लिखित नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के एक्सपीरियंस, उस समय के लिव्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी पार्टीशन को देखा जाए, वही फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, तो उर्वशी भूटालिया ने ये किया है। so, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट आप डी मार्क कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद माइकल वॉल्जर? ये आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको लपक लीजिए। माइकल वॉल्जर ने, आपको पता है, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी क्या है कि मतलब डिफरेंट जो डोमेन हैं लाइफ के, उसमें इक्वलिटी या उसमें रैंकिंग अलग अलग हो सकती है और एक दूसरे को नहीं इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कोई एजुकेशन में यदि कोई बहुत टॉप पे है, तो वो इकोनॉमी में टॉप पे होना उसकी जरूरी नहीं है, वहां उसको इज्जत मिल जाती है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप की इक्वलिटी, इट इज नॉट कि हर डोमेन को मिक्स करके आप जो है सबको इक्वल करने की कोशिश करें। किसी को किसी डोमेन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, किसी को किसी डोमेन में, तो फिर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये एक कम्युनिटेरियन थिंकिंग है इक्वालिटी पे, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, माइकल वॉल्जर। तो यहाँ पे क्यों ना जो अदर कम्युनिटेरियन थिंकर है लाइक माइकल सैंडल, एलिस्टेयर मैकलेंटेयर, चार्ल्स टेलर, इन सब का भी याद कर लीजिए, उनके कुछ बुक्स भी देख लीजिए, कई जगह पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड मोस्ट क्लोजली विथ मल्टीकल्चरलिज्म? मल्टीकल्चरलिज्म वीकू पारेख ने काफी काम किया है, अलॉन्ग विथ विल कमैलिका। इनकी जो बुक है, ये देखिए, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, वीकू पारेख का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इनको हमेशा याद रखिए। मैं अपने गाइड में मैंने लिखा है। द पैराबल ऑफ स्टैग हंट। अब ये सब इसने किया क्या है ना, इस पेपर ने कहीं यूजीसी नेट से ले लिया है, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर से ले लिया, और बहुत सारे नेट पे जो बहुत ऑब्सक्योर हैं, जैसे बायलिस की बुक का चैप्टर 14 है, उस पर 10 क्वेश्चन ऑक्सफोर्ड ने खुद बनाए हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ले लिया। तो स्टैग हंट जो है, ये सब यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन है, नहीं लेना चाहिए था इनको। स्टैग हंट पैराबल मतलब ये कहानी जो है वो रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है, जहां पे कि वो गेम थ्योरी को एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं। स्टैग मतलब हिरन कह सकते हैं, हिरन का शिकार, और यदि 2 शिकारी मिले तभी ये शिकार हो सकता है, तो बहुत बड़ा शिकार होगा स्टैग हंट, लेकिन दोनों को कोऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन दोनों शिकारी में कंपटीशन भी है। तो कैसे कंपिटिटिव सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, और कैसे जो है कोऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है, उससे ऑप्टिमम आउटकम नहीं होता है। तो स्टैग हंट करने के लिए जो कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट चाहिए, वो दोनों शिकारी में नहीं होता, इसलिए दोनों खरगोश मार के आ जाते हैं अलग अलग। तो ये जो है स्टैग हंट, ये मॉडर्न समय में जो गेम थ्योरी है उसको ये इंस्पायर करती है।
Jean-Jacques Rousseau. Who is most closely associated with the two-level game theory in international relation? ये रॉबर्ट पुटनम है, और टू लेवल कहें तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, मतलब जो डिप्लोमेसी है या इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें डोमेस्टिक मैटर कैसे इंटरमिंगल करता है इंटरनेशनल से किसी भी कंट्री के पर्सपेक्टिव में, और कैसे उससे डिप्लोमेसी उभरती है, इस पर उन्होंने काम किया टू लेवल गेम थ्योरी में, रॉबर्ट पटनम. सोशियोलॉजिस्ट. हु इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द टर्म बाउंडेड रैशनैलिटी? ये हम सभी जानते हैं, हर्बर्ट साइमन ने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो होती है, रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बाउंडेड रैशनलिटी, मतलब क्या है कि हमारी जो रैशनलिटी होती है, मतलब रीजन पे आधारित, तर्क पे आधारित जो हमारी सोच, उससे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो लिमिटेड है, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, एनर्जी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, खास करके ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में. ये कहते हैं हर्बर्ट साइमन. यहाँ मैरी पार्कर फॉलेट है, जिनकी कि डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, सर्कुलर रिस्पॉन्स एंड जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है इंटीग्रेशन के थ्रू, ये सब आपको याद रखना चाहिए. ड्वाइट वॉल्डो हैं जो कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल साइंस के लिए जाने जाते हैं, और फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के भी ये प्रणेता रहे हैं फ्रैंक मैरनी के साथ, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक. चेस्टर बर्नार्ड जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम, सोशल कोऑपरेटिव वेंचर के तौर पे देखते हैं, और ऑथोरिटी को कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होती है उसके तौर पे. इनका ये भी कहना है कि ऑथोरिटी जो है बॉस में या उस पोजीशन पे निहित नहीं होती है, बल्कि उस सबऑर्डिनेट में पे डिपेंड करती है जो कि एक्सेप्ट करता है उस ऑथोरिटी को. तो इस तरह की बात, कम्युनिकेशन, ऑथोरिटी, देन जोन ऑफ इंडिफरेंस, ये सब चेस्टर बर्नार्ड से जुड़े हुए. 30 नंबर क्वेश्चन देखिए. हु हैज रिटन द फॉलोइंग बुक, प्लांटर राज टू स्वराज, फ्रीडम स्ट्रगल एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन असम? डिफिकल्ट, लेकिन चलिए मैंने खोजा तो मिल गई. अमलेंदु गुहा, आप याद कर लीजिए क्योंकि बुक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इसलिए मैंने खोज लिया, इसको मैंने छोड़ा नहीं. 14 नंबर क्वेश्चन देखिए. द ओनली आसियान नेशन टू शेयर ए लैंड बॉर्डर विथ इंडिया. आसियान की जो 10 कंट्री, उसमें केवल जो म्यांमार, जिसको पहले हम बर्मा बोलते थे, वो मणिपुर से सटा हुआ, अभी तो बहुत न्यूज में भी है कि मणिपुर के हिंसा के चलते, तो म्यांमार केवल आसियान कंट्री जो हमसे लैंड बॉर्डर बनाता है. 15 नंबर क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्टडीज ऑन नेशनलिज्म? ये सब क्वेश्चन अब थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी का होते जा रहा है. आपको पता है बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन कम्युनिटी नाम की बुक भी लिखी, और नेशन एज ए इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया. एंथोनी डे स्मिथ ने भी नेशन नेशनलिज्म में बहुत सारे बुक लिखे हैं. इनका इथनो सिंबलिज्म, इथनिक बेसिस ऑफ नेशनलिज्म पे इनका काम है. अर्नेस्ट गैलनेट ने जो है मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो नेशनलिज्म उभरी है उस पर उन्होंने काम किया है, नेशन एंड नेशनलिज्म. ये इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये शायद फिजिसिस्ट थे लाइक दैट, तो इसलिए ये ऑड वन आउट हैं. ये तीनों के बुक और उनके थीसिस जरूर आप जानिए, बहुत एग्जाम में पूछे आते हैं, यूजीसी नेट से लेके सीयूईटी पीजी. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. विथ व्हाट एरिया ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल राइटिंग इज गेल ओमवट एसोसिएटेड? ये भी काफ़ी पूछी जाती है. इनका डेथ भी 1-2 साल पहले ही हुआ है. ये दलित पॉलिटिक्स और वुमेन राइट इंडिया पे इन्होंने काफ़ी लिखा, अम्बेडकर पे, दलित मूवमेंट पे एंड ऑल. 17 नंबर देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन ऑथर्ड बाय नॉर्म चॉम्स्की? नॉर्म चॉम्स्की जीते जागते लेजेंड है अमेरिका में, एक तरह के क्रिटिकल थिंकर हैं, मतलब एनालिटिक फिलॉसफी कह लीजिए, और बहुत क्रिटिक हैं इवन वेस्टर्न लिबरल थॉट्स एंड ऑल, उस तरह के न्यू लिबरलिज्म के. तो इन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट लिखा है, पैलेस्टाइन पे लिखा है, ऑन एनार्की, लेकिन ये उन्होंने नहीं लिखा, ये ऑड वन आउट है. इन विच द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी किसने लिखा है, चेक कर लीजिएगा. इन विच कंट्री डिड द ट्यूलिप रिवॉल्यूशन ओरिजिनेट? तो ये सब क्वेश्चन कि ट्यूलिप, कार्नेशन, जैस्मीन, ऑरेंज, रोज, रेड, ये सब मैंने कई जगह गाइड में दिया हुआ है. सब पूछा जाता है. ये किर्गिस्तान में हुआ था, वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो करप्शन, उससे रिलेटेड लोग जो है सड़क पे निकल आए थे. ट्यूलिप रिवॉल्यूशन. इन विच कंट्री डिड द ट्यूलिप? तो ये तो मैंने कर दिया है. व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया? आप खासा कंफ्यूज कर सकते हैं 51 और 52 में. इट इज़ नॉट इजी, मैं भी खुद कंफ्यूज हुआ, लेकिन ये 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था इंडिया में, जो एग्रीकल्चर को फोकस करता था. सेकेंड 5-year प्लान ऑफकोर्स जो 5 साल बाद 1956 में लॉन्च हुआ था, वो महालोबनीज जो उस समय में चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर थे, उनके बिग बैंग इंडस्ट्रियलाइज कॉन्सेप्ट पे निहित था, और इंडस्ट्री को वो फोकस किया था. तो फर्स्ट 2 प्लान तो बहुत वेल फोकस था. पहला फर्स्ट 5-year प्लान एग्रीकल्चर, सेकेंड जो है वो इंडस्ट्री पे, उसी में सारे बिग इंडस्ट्री नेहरू जी ने बनवाए. थर्ड से जो है गड़बड़ होने लगी,
चाइना वॉर एंड फिर उसके बाद प्लान भी थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान हो गई और फिर बहुत मडल्ड हुआ 5 ईयर प्लान। 20 नंबर क्वेश्चन, इन द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विच कंट्री हैज इमर्ज एज मिलिट्री एलाई ऑफ रसिया, मतलब रसिया का कौन कंट्री खुल के साथ दे रहा है, वो है बेलारूस। अभी बेलारूस क्यों न्यूज में था, क्योंकि प्रोगिजॉन नाम मैं प्रोनाउंसिंग कर पा रहा, जो वैगनर ग्रुप के चीफ जिन्होंने एक तरह से रिवोल्ट कर दिया था पुतिन के अगेंस्ट में, तो उसको एक कंप्रोमाइज फॉर्मूला के तहत बेलारूस में शरण लेके दी गई थी प्रोगजीन को, मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ, वैगनर ग्रुप के चीफ जो भाड़े के जो सैनिक हैं पुतिन के, तो वो बेलारूस ने उसको शरण दिया था, इतना मतलब क्लोज है वो। लेकिन बाद में बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो तो हमारे यहाँ आए ही नहीं है, लाइक दैट। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ग्रांट्स मेड इन एडवांस बाय लोकसभा इन रेस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब आपको ना पूरा बजट पास नहीं हुआ है, लेकिन चलो 2 महीने के जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा 1/6 लगभग पिछले साल के बजट का हम आपको ट्रेजरी से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने की इजाज़त देते हैं कि सरकार का कामकाज ना रुके, इसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। ये कब ऐसा होता है, जबकि पूरे साल का बजट कोई सरकार इसलिए नहीं प्रस्तुत कर पाती, पास करा पाती, क्योंकि इलेक्शन होने वाला होता है, जैसे कि अगले साल होगा, तो उसमें पूरी बजट नहीं होगी, वोट ऑन अकाउंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वोट ऑन अकाउंट। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सिविल सर्विस वाज डिफाइंड एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स परमानेंट पेड एंड स्किल्ड। अब ये तो वैसे बहुत फेमस कथन है, तो कई लोग याद कर लेते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ के इन्होंने काफी उसको अरबिट बना दिया। ये मैं टफ भी नहीं बोलूंगा, ये किसने कहा, ये किसने कहा, यदि 100 क्वेश्चन पूछे जाए तो आप 10 का भी जवाब शायद ना दे पाओ, ऐसा हो सकता है। वैसे ये कहने वाले हरमन फाइनर थे, इन्होंने बहुत सारे बुक जो हैं लिखे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट 1932 में, हरमन फाइनर। और कंफ्यूज मत कीजिएगा सैमुअल ई फाइनर से, जिन्होंने कि एनोनिमस एम्पायर करा दे दिया था इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप का, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। एंड ये भी देख लीजिएगा कि मैन ऑन हॉर्स बैक एक बहुत फेमस बुक है, वो किस फाइनर ने लिखा है, सैमुअल या हरमन, मुझे लगता है सैमुअल ने, चेक कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरमन फाइनर का। 23 देखिए, who among the following says that public administration, again वही who says public administration includes the operation only of executive branch of government, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको टिक कर सकते हैं लुथार गुलिक। और इस चलते मतलब क्या ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्यून से लेकर सीईओ तक नहीं है, केवल जो एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन मेकर हैं उनकी जो एक्शंस हैं वो कैसे डिसीजन लेते हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस टाइप का व्यू कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल मैनेजरियल फंक्शन को डिनोट करता है, इसको मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं लुथार गुलिक, उसके समर्थक है। इसका उल्टा जो होता है वो होता है इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेकर प्यून तक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। उसके अलग अलग थिंकर सपोर्ट करते हैं, दोनों मैंने गाइड में दिया, उसको देखिए, उसमें काफी गलत फलत भी नेट पे दिया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। मैनेजरियल वर्सेज इंटीग्रल व्यू ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन विच बुक ऑफ द फॉलोइंग रॉबर्ट डहल एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, लेकिन नोन क्वेश्चन है। रॉबर्ट डहल ने पावर का भी डेफिनेशन बहुत फेमस दिया है और पॉलियार्ची का भी दिया है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है, और वो भी पावर के टर्म में, कि किसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, जहाँ पे कि मल्टीपल ग्रुप होते हैं जो लॉबी करते हैं, जिनके पास पावर होती है वो अपने अपने फेवर में डिसीजन को करवा लेते हैं। इस तरह की बात उन्होंने हु गवर्न्स नाम की किताब में की है, जहां पे कि वो अमेरिका के प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी में ये देखने की कोशिश करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में क्या क्या पुश एंड पुल होते हैं और कौन से ग्रुप अपनी डिसीजन को मनवाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू, अब देखिए यहां से शुरू होती है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं, मीडियम है, बहुत कोई टफ नहीं है, लेकिन थोड़े लेंदी हैं, तो आपको, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ही सीयूईटी पीजी में आते हैं, तो थोड़ा गौर से देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन रॉन्गली, इसमें एक ही रॉन्ग है, इसलिए बहुत आसान है, आप ये सबको पढ़ लीजिएगा। ये सब पढ़ते पढ़ते जब आप यहाँ आएंगे डी पे, ही कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ ही फाइंड्स दैट द मेंबर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग, ही कैन नॉट डिसमिस, ही कैन ओनली एडवाइज प्रेसिडेंट। अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट डिसमिस करते हैं, क्योंकि ऑल मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इंडिविजुअली, वो दे वर्क एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो चीफ ऑफ द स्टेट है, स्टेट का हेड है। वैसे प्राइम मिनिस्टर जो हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वही रिकमेंड करता है कि इसको मिनिस्ट्री में रखिए, इसको निकालिए।
लेकिन ये गलत है ये स्टेटमेंट। इसके चलते जो अदर स्टेटमेंट है, द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75। ही एलोकेट्स पोर्टफोलियो अमंग द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैंने कई बार कहा। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब सही है। Which of the statements cited below is are correct regarding the sources of income of Guwahati? देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है मुझे बिल्कुल पता नहीं था, गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप केवल उसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अपना कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेट करके बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए तो या तो एक गलत है या दो गलत है। अब हमको गलत ढूंढने, अब यहाँ पे आइए, कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन फ्रॉम लोकल पीपल, नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई डोनेशन नहीं मिलता है। वो बहुत सारे यूजर चार्जेस लगाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रांट मिलते हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिवोल्यूशन ऑफ फिस्कल पावर है, फाइनेंस कमीशन बनने की बात है, हम लोग जानते हैं आर्टिकल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 243 में इस बात का जिक्र है। लाइसेंस फी या टैक्स सब लेती है, तो आप इसको 3 को यदि निकाल देंगे तो ये निकलती है। तो इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। 27 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डायरेक्टिव कंसर्निंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 स्टेटमेंट जरा पढ़िए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बिल्कुल सही है। द प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल, बिल्कुल इन्फोर्सेबल नहीं है, गवर्नमेंट को जब जितनी ताकत होगी वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। थर्ड देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन द पार्ट 4 आर नॉट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, नॉट को हटा दीजिए और रख लीजिए इसको, आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, शायद आर्टिकल 37 में ऐसा लिखा हुआ है, और ये यूजीसी नेट में 1-2 बार पूछा हुआ है, आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, तो नॉट है इसलिए ये गलत है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो केवल 3 इनकरेक्ट है। 28 देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द सुप्रीम। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर है रीट की उसके बारे में, और फंडामेंटल राइट की, तो ये दोनों गार्जियन उस पर लिखा गया है। ये कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स दैट रिलेट विथ ओनली द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। यस, आर्टिकल 32 के तहत यदि आपका फंडामेंटल राइट बाधित हो रहा है, तब केवल तभी आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में ये लाइन कहता है कि आपका फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई भी बाधित हो तो आप आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। सही है। द जुरिसडिक्शन विथ रिगार्ड टू रिट्स इज वाइडर फॉर हाई कोर्ट, इसीलिए हाई कोर्ट का जो दायरा है रिट पिटीशन जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट का केवल फंडामेंटल राइट है, तो इसका जो है ज़्यादा बड़ा है हाई कोर्ट का, तो ये सही है, मैं हमेशा बताता हूँ। चौथा है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसलिए गार्जियन बन जाते हैं, गारंटर बन जाते हैं, डिफेंडर बन जाते हैं फंडामेंटल राइट का, तो सभी सही है इसमें, ऑल आर ट्रू एंड वेरी गुड क्वेश्चन। 29 देखिए, 10th शेड्यूल के बारे में है, जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ आयाराम गयाराम या डिफेक्शन, जो लोग दल छोड़ देते हैं। अभी तो ये इतना ज़्यादा चर्चा है महाराष्ट्र के चलते। फर्स्ट है, इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप, मतलब खुद ही अपने से कोई पार्टी का मेंबरशिप छोड़ दे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो मतलब उसकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा है, इफ एन इलेक्टेड मेंबर वोट्स और एब्सटेन, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, इसका मतलब ये है कि यदि पार्टी ने व्हिप जारी किया, कहा कि तुम इस इशू पे इस तरह से वोट करोगे, उसका उल्टा यदि वो करता है तो वो व्हिप का उल्लंघन करता है, व्हिप मतलब ऑर्डर, तो समझिए उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब ये जो है आर्टिकल 102(2) में ये सब निहित है, और इसका जो पावर है, अल्टीमेट पावर, वो स्पीकर को है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो इसलिए दोनों ही जो है स्टेटमेंट सही है। 30 देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड असम के बारे में है। अब ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा जानकारी के साथ कर सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन असम वाज कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको मान लीजिए पता नहीं है तो इसको यहाँ छोड़ दीजिए। हरिशंकर ब्रह्मा वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम असम, ये आपको जानना होगा, ये 2015 में बने थे। ये बात यहाँ कह भी रहा है ये कि ये जो है इन्होंने 2015 में थोड़े दिन के लिए रहे थे, ये कुछ महीनों के लिए। और राजीव कुमार अभी जो है प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन, ये आपको जानना चाहिए। यदि 4 आपको पता है, देखिए कैसे इसको आप क्रैक कर सकते हैं। 4 इज डेफिनेटली करेक्ट, तो 4 केवल 2 ऑप्शन में है, तो इसलिए इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों में 1 to 4 कॉमन है, तो केवल आपको ये देखना है कि थर्ड सही है कि नहीं, और थर्ड है कि हरिशंकर ब्रह्मा टुक चार्ज एज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली सही है। वैसे बहुत डिफिकल्ट है कि सही है कि नहीं, लेकिन यदि ये सही है तो ये दोनों आपको जानने की जरूरत नहीं है कि सही होगा, और ऑल जो है ये 1 2 3 4 सही है इसमें।
ये कह रहा है कि ये 4 प्रेसिडेंट में से कौन केवल एकमात्र है जो कि लोकसभा का स्पीकर भी रहा है, और वो है नीलम संजीव रेड्डी आफ्टर जनता पार्टी का जो सरकार बनी थी 1977 में, उसके बाद। डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत मजेदार जानने के लिए। ओनली प्रेसिडेंट हु वाज आल्सो लोकसभा स्पीकर। ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन इस पेपर ने जुटाया है। 32 देखिए, असम लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने नहीं किया है, इसको आप बस चेक कर लेना। ये भी जो है लोकसभा, मतलब ये सब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैंने नहीं किया है इसको डिस्कस। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट पे कौन सा करेक्ट है। देखिए करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान रखिएगा, इसमें कई जगह आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप। फर्स्ट है, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लीजिए, सभी सही हो सकते हैं या एक गलत हो सकता है या 2 गलत या 3 गलत भी। तो एज पर द आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एकदम सही है। और ये 3 तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है, एडिशन, वेरिएशन, रिपील। या तो कुछ जोड़ा जाएगा या उसको चेंज किया जाएगा या उसको रिपील मतलब हटाया जाएगा। ये मैं पूछता भी हूँ अपनी टेस्ट सीरीज में कि कितने तरीके से पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है, तो ये भी सही है। थर्ड है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच इज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहीं मेंशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए 3 को हटा दीजिए, 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, या तो 1 केवल होगा या 1 and 2 होगा। तो 1 2 को हमने पढ़ लिया, दोनों सही है, इसका मतलब है 1 2 सही। अब आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। Which of the following statement regarding the preamble of Constitution of India are incorrect? ये क्वेश्चन इनका रॉन्ग है क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। The preamble of the Constitution of India has resolved to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. इसका क्रम देखिए, sovereign, socialist, secular, democratic, ये पूछा जाता है। It has also resolved to secure all its citizens justice, social, economic and political, बिल्कुल सही है। It has further resolved to secure to all its citizens equality of thought, expression, belief, faith, ये भी सही है। और it was adopted on this day 26 day of November, ये सभी सही हैं। लेकिन इसमें से आपको पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड क्वेश्चन है। आई डोंट नो इन्होंने चैलेंज करने दिया था कि नहीं। चूंकि इन्होंने प्रेम्बल में पूछा, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई हार्म नहीं है, एक बार फिर से प्रेम्बल को पढ़िए, क्योंकि इससे कितने ही क्वेश्चन आते हैं, उसके एक एक वर्ड को आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग दोनों मिल करके हम और आप प्रेम्बल पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political। ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ है, तो ये डीपीएसपी में भी है और प्रियम्बल में भी है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। लिबर्टी कितने तरीका, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी कितने तरह के, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी जो लिबरल कॉन्सेप्ट है। एंड टू प्रमोट देम among them all the fraternity, भाईचारा, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट से आया है ये वर्ड। एंड सोशलिस्ट, सेकुलर भी 42nd अमेंडमेंट से। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से 3 वर्ड जो है इंसर्ट किए गए 42nd अमेंडमेंट से, वो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये भी पूछा जाता है कि किस केस के द्वारा जो है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट माना गया, वो है केशवानंदा भारती केस, और बाद में LIC और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और किस केस ने 1960 में ये डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट का कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो बेरूबारी केस था। ये सब पूछा जाता है। यहाँ पे ये भी आप गौर कीजिए कि ये 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट इनैक्ट हुआ है, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, उसका हिस्टोरिकल रीजन है, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ऐसा उस पवित्र दिन को हो जिस दिन की लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा झंडा फहरा करके इंडिया की आज़ादी मनाने का कांग्रेस ने फैसला किया था। चूंकि आज़ादी एक रैंडम डेट 15 अगस्त को मिल गई, तो ये सोचा गया कि चलो इसको हम लोग अपने हाथ में रखते हैं। तो कुछ जो धाराएं थी कॉन्स्टिट्यूशन के, लाइक इलेक्शन, सिटीजनशिप, वो सब जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। 36 देखिए, ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ असम, मैंने नहीं किया है, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये भी नहीं किया है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कमिटी, ये 4 कमिटी का नाम दिया है जो पंचायती राज के लिए कमिटी है, और ये कहता है किसने ये अपने रिपोर्ट में ये टर्म यूज किया था, ग्रास विदाउट रूट। हम लोग कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे, एकदम नीचे के लेवल पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो ग्रास विदाउट रूट ये कहने वाला एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ये
GVK राव कमेटी जो 1985 में बनी थी, प्लानिंग कमीशन ने इसको बनाया था और इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की बात की थी पंचायती राज व्यवस्था में, ये पूछा जाता है। उन्होंने ग्रास विदाउट रूट का टर्म दिया था। 39 देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कौन स्टेट पहले बना, कौन स्टेट बाद में बना। ये क्रम में लगाने के लिए हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड को कह रहे हैं। इसमें आपको आसान इसलिए है कि अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनता है मिजोरम एंड गोवा के साथ। इसके बाद केवल कुछ ही स्टेट बने हैं। 2000 में 3 स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, एंड 2014 में तेलंगाना। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेट है नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे बाद में आएगा इन सब में, और एक ही ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश सबसे बाद में है, तो इसलिए नागालैंड पहले 1963 में शायद बना है, हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होके, सिक्किम 1975 में 36 अमेंडमेंट से, तो बी इसका सही हुआ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको ऑप्शन को देखिए, 4, इसका मतलब कि चारों जो है वो इनकरेक्ट, यहाँ इनकरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इनकरेक्ट ढूंढते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, मतलब ये कह रहा है कि 30 साल से यदि कम उम्र हो, मतलब मिनिमम एज जो है 30 साल है, ये गलत है, मिनिमम उम्र 35 साल है। ये मैं फार्मूला भी बताता हूँ, 21, 25, 30, 35। 21 पंचायत के लिए, इलेक्शन के लिए मिनिमम एज, 25 लोकसभा, 30 राज्यसभा और 35 गवर्नर, प्रेसिडेंट है। तो 1 गलत है। तो 1 किसमें है, देखिए ये 1 इसमें नहीं है, 50-50 आपने बस एक से खेल लिया। इन दोनों में 1, 2 कॉमन है, तो हम 2 को पढ़ेंगे ही नहीं, ये गलत होगा ही। अब हम केवल 3, 4 को देखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इलेक्शन टू द सेड पोस्ट गेट हेल्ड। नहीं, जिस दिन से वो ऑफिस ऑक्युपाई करता है उस दिन से 5 साल। तो 3 भी गलत है, चूंकि 3 केवल इसी में है, तुमको 4 पढ़ना भी नहीं है, वो गलत होगा ही, क्योंकि एक ही ऑप्शन बच जाता है। तो 4 पढ़ लीजिएगा, वो भी गलत है। 41 देखिए, बाय लिबर्टी आई मीन द ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैरोल्ड लास्की का कथन, इसको तो रट लीजिए, ये लिबर्टी के बारे में। अब ये कह रहा है कि इस लाइन का इसेंस क्या है, कि लिबर्टी क्या है, क्या लिबर्टी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट है, ऐसा ये कह नहीं रहा है, जबकि निगेटिव लिबर्टी का मतलब यही होता है। क्या लिबर्टी इज द एबिलिटी टू डू व्हाट वन डिजायर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है ये लाइन। लिबर्टी इज द मेंटेनेंस ऑफ द कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। मतलब यदि लिबर्टी आप नहीं दोगे तो ह्यूमन पर्सनैलिटी वैसा निकल ही नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल वही लाइन कर रहा है। फ्रेडरिक्स ने जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का अध्ययन किया था, उसमें 3 फीचर्स उसने बताए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हेट्रोजेनिटी है, फॉर्मलिज्म है, ओवरलैपिंग है। फॉर्मलिज्म मतलब कि रूल अपनी जगह पे, लेकिन चेहरा देख के और सिचुएशन देख के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बिहेव करते हैं। जब आप बोलोगे साहब रूल में ऐसा है, तो आपको घूर के बोलेंगे अच्छा तुम ही जानते हो रूल। इस टाइप का बिहेवियर फॉर्मलिज्म है, मतलब रूल कहीं और होता कुछ और है। हेट्रोजेनिटी का मतलब ये होती है कि मतलब एक स्ट्रक्चर जो है एक ही फंक्शन करे, ऐसा नहीं होता है। कोई गुजरात समाज है, वो स्कूल भी चला रहा है, हॉस्पिटल भी चला रहा है, और वो पॉलिटिक्स भी कर रहा है, लाइक दैट। तो इस टाइप के जो ब्राह्मण सभा है, वो 5 तरह के फंक्शन कर रही है। जो स्ट्रक्चर कास्ट जो है, पॉलिटिकल भी कर रहा है, सोशल भी कर रहा है, इकोनॉमिक फंक्शन भी कर रहा है। तो ये हेट्रोजेनिटी है। ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग जो है मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा था, जो कि एक स्ट्रक्चर कई फंक्शन करती है और एक ही फंक्शन कई स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। हेट्रोजेनिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे एक दिल्ली के बगल में खाप पंचायत भी चल रही है और यहाँ पार्लियामेंट भी चल रही है। ऊपर में जो है हेलीकॉप्टर चल रहा है, नीचे में बैलगाड़ी, लाइक दिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म, सिनर्जी एंड साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स जैसी देखिए सिस्टम अप्रोच है ये, कंट्रोल एंड कमांड थ्रू सिस्टम। सिस्टम में एक इनपुट है, आउटपुट है और एक फीडबैक लूप है। सिस्टम जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग है। ये सब सारी बातें जो है, होलिज्म होलिस्टिक अप्रोच है, सिनर्जी है, सिस्टम अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म, ये क्वेश्चन एकदम लड्डू क्वेश्चन सब है। इसमें कुछ क्वेश्चन आगे बहुत इजी हो जाता है, इसमें एक ये है। अब आप देखिए कि यहाँ पे देखिए, सुपेरियरिटी ऑफ वन डोमिनेंट कल्चर ओवर अदर, ये तो नहीं है, यही नहीं है मल्टीकल्चरलिज्म। मतलब सब कल्चर एक साथ रहें, सबकी इज्जत हो, सबको इक्वल रिकॉग्निशन मिले। Recognition and respect of diverse cultural practice and tradition, multiculturalism है। Equality and non-discrimination among different cultural group, ये multiculturalism है। Minority को rights देना, उसको थोड़ा तवज्जो देनी, ये multiculturalism है। Encouragement of cultural exchange and dialogue among different communities, ये multiculturalism है। ये नहीं है। 45 देखिए, which of the following statement is correct।
अब ये भी इनका जो है इनवैलिड मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ये दोनों सही हैं। देखिए, ये कहता है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या फ़र्क है। तो ट्रिब्यूनल जो है स्पेशल टाइप के कोर्ट होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैसला करने के लिए, और वो स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए टेलीकॉम ट्रिब्यूनल, तो वो टेलीकॉम के जितने डिस्प्यूट हो पहले ट्रिब्यूनल में जाएंगे, तो वहाँ नहीं सॉल्व होगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट में जाएंगे। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामले हैं वो जाते हैं। तो सभी कोर्ट ट्रिब्यूनल है, लेकिन सभी ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है वो सेमी जुडिशियल भी हो जाता है, उसमें सिविल अदर मैटर्स एंड, और जो प्योरली जुडिशियल नहीं है वो भी उसमें आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। ए ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, ये भी सही है। और कौन करेगा? ट्रिब्यूनल आर नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कोर्ट इंडिया में बाउंड है, और ट्रिब्यूनल आर नॉट बाउंड बाय प्रिंसिपल ऑफ, कोई भी कोर्ट नेचुरल जस्टिस से बाहर नहीं है। तो इसमें दो चूंकि सही है और एक ही कह रहे हैं सही, इसलिए ये इनवैलिड है। द डूरंड लाइन डिवाइड्स, ये सब बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसलिए यहाँ पे रेडक्लिफ लाइन को भी जान लीजिए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, एंड मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना को डिवाइड करता है। 47 देखिए, वी आर विटनेसिंग द एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच। अब यहाँ देखिए, एंड ऑफ हिस्ट्री देखते ही मेरे स्टूडेंट कहेंगे फ्रांसिस फुकुयामा, आगे पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन चलिए पढ़ देते हैं। एंड ऑफ द हिस्ट्री एज सच, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज द फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। आइडियोलॉजी की खोज खत्म, डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, यही है ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। वर्ल्ड आफ्टर fall of USSR has found its ideal ideology for human arrangement. Francis Fukuyama, the end of history. End of history मतलब end of history of ideology. यहाँ पे वुड्रो विल्सन है, 14 पॉइंट प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गैब्रियल आलमंड हैं, जो डेवलपमेंट जो थर्ड वर्ल्ड में है उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं, और इसके अलावा पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर अमृत्य सेन यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। यूरोसेंट्रिज्म जो वर्ड है, ये समीर अमीन ने क्वाइन किया है। इसका मतलब तो आपको पता है कि यूरोप के नज़रिए से पूरे वर्ल्ड को देखना, यूरोप को सेंटर में मानना और सबको पेरीफेरी, यूरोप के कल्चर, सिविलाइजेशन और जो अचीवमेंट है उसको ऊपर रखना, और जो बाकी जो वर्ल्ड है खास के थर्ड वर्ल्ड उसको नीचे रखना, ये यूरोसेंट्रिज्म है। इमैनुअल वॉलनस्टीन दिखते हैं, इनको आप वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के लिए जानते हैं। मार्क्सिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन, जो नियो लिबरल, या इनको आप रॉबर्ट नॉजिक और फ्रेडरिक हयाक के साथ आप लिबर्टेरियन थिंकर कह सकते हैं। समीर अमीन, ये अनइक्वल एक्सचेंज थेसिस के लिए भी जाने जाते हैं समीर अमीन। ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी के एक थिंकर भी आप इनको कह सकते हैं, और इनको भी। वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद, देखिए केवल 6 ही स्टेट में विधान परिषद है, या हायर हाउस कह लीजिए, या अपर हाउस। 6 कौन है वो भी आपको याद रखना चाहिए। बिहार है, क्या यूपी भी है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, चेक कर लीजिएगा, मेमोरी से बोल रहा हूँ। उसमें और राज्यसभा में जो है 3 कॉमन है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, नॉमिनेशन होती है गवर्नर के द्वारा, और यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा। टेनियर 6 साल का होता है, लेकिन इम्पीचमेंट का पावर केवल राज्यसभा को है, वो विधान परिषद को नहीं है। इस मायने में दोनों अलग हैं। आर्टिकल 78 जो है वो यही है जो यहाँ लिखा है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन एंड पॉलिसीज। टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को जाके बताना है कि आपका जो स्टेट कैसा हम चला रहे हैं। वैसे ये तो फ्लॉट ही होती है एक तरीके से। 51 देखिए, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट, ये एक आर्टिकल के बारे में है, और पूछा जा रहा है ये कहाँ लिखा हुआ है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन वैसे आपको ऑर्बिट लग सकता है, लेकिन अभी जो है ये रिलेवेंट हो गया है। No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or a High Court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting, मतलब कोई भी जज के ड्यूटी जो वो कर रहा है ऑफिशियल कैपेसिटी में, उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा। केवल एक ही कंडीशन में, यदि कोई उसको इम्पीच करने के लिए कोई मोशन है तब तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 121 में लिखा हुआ है। और ये क्यों अभी रिलेवेंट हो गया है कि अभी मणिपुर में जब विरोधी दल मांग कर रहे थे कि इस पर डिस्कशन हो, तो सरकार की तरफ से ये भी कहा गया और भी बहुत कुछ कहा गया कि ये आर्टिकल 121 के तहत संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्निजेंस लिया है, तो चूंकि ऑलरेडी ये मैटर कोर्ट में है तो उसकी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो ये कितना वैलिड है, मुझे ऐसे पर्सनली नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये दलील दी गई, शायद वन ऑफ द मेनी दलील में, बहुत ज़्यादा मैं गौर से नहीं देखा, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये 121 को कोट किया उन्होंने।
पार्लियामेंट में। और ये देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, कुछ महीने पहले ये पेपर 1 महीने पहले आई है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा पेपर भी है। 52 देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये भी बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल है, सीयूईटी पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर होते हैं और विधानसभा के भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ऑल इलेक्टेड, और उसमें विधान परिषद या अपर हाउस के नहीं होते हैं। तो यदि कोई चीफ मिनिस्टर अपर हाउस का मेंबर है स्टेट लेजिस्लेशन विधान परिषद का, तो वो वोट नहीं दे सकता है, दैट इज फॉर श्योर। बाकी सब में दे सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो खुद कैंडिडेट है, वही वोट दे सकता है, ही इज येट टू प्रूव मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है अपर हाउस का, तो वो बाय डेफिनेशन इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है वो चीफ मिनिस्टर। 53 देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉपर टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर ए कॉलोनियल पावर ग्रांट्स। ये न्यू कॉलोनिज्म का एक डेफिनेशन है कि जहां पे कि कॉलोनियलिज्म तो फॉर्मली खत्म हो गया है, लेकिन जो रेस्ट वाइल कॉलोनियल पावर है वो अपने पुराने कॉलोनी को मतलब एक तरीके से डी फैक्टो रूल करता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल से। तो ये नियो कॉलोनियलिज्म है। आप कंफ्यूज कर सकते हैं इन दो टर्म में, लेकिन चूंकि कॉलोनी कॉलोनी वर्ड आया इसलिए बहुत क्लियर है कि ये नियो कॉलोनियलिज्म है। अब यहाँ एक क्वेश्चन जो पता नहीं कहाँ से ये टपक पड़ा है कि नियो कॉलोनियलिज्म किसने क्वाइन किया है, क्वामे निक्रुमा, उन्होंने बुक भी नियो कॉलोनिज्म पे लिखा है। ये इसका आंसर, आई डोंट नो सही में उन्होंने क्वाइन किया है कि नहीं, लेकिन ये आंसर ऑफिशियल आंसर है, तो इसको भी याद कर लीजिए। 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। The decades after the end of World War II was a period of unparalleled economic growth in Europe। बिल्कुल सही है, क्योंकि शांति रही थी इसलिए इसको गोल्डन ईयर एज कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि यूरोप के धरती पे छाती पे 2 वर्ल्ड वॉर लड़े गए, उनसे उन्होंने बहुत बड़ा सबक लिया, और जो कोल्ड वॉर का पीरियड था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अपनी छाती पे उन्होंने लड़ाई नहीं होने दी, लेकिन वो लहूलुहान करते रहे थर्ड वर्ल्ड को, चाहे कोरिया हो, कॉन्गो हो, इंडिया पाकिस्तान हो, हर जगह जो है, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, वहां भी वो लड़ाई करते रहे, चाहे वो क्यूबा हो एंड ऑल। तो यूरोप में शांति रही और उसको उन्होंने गोल्डन एज कहा, यूरोसेंट्रिज्म। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसको मैच बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी, ये तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद, तो ए का 2, तो इससे आप जो है 50-50 गेम खेल लेते हैं। एक आपको और जानना है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू हैं, सी का 4 और एक ही में आता है। तो बाकी देख लीजिए, फंडामेंटल राइट सब कमेटी कृपलानी जी थे, और यहाँ प्रोविजनल गलत लिखा है, प्रोविंशियल होना चाहिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल। जेंडर सेंसिटाइजेशन इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आप ना यहाँ पे देखो, 2 सही हैं, 2 गलत है, आप सी और डी को पढ़ो। टू रेनफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप इन ऑल स्फीयर, ये तो उल्टा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तो खत्म करना है, जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ा करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स में, तो ये गलत है। और ये भी गलत है, टू एस्टैब्लिश मैट्रियार्की इन एवरीडे लाइफ, सब आउटलैंडिश स्टेटमेंट है। सी डी गलत है, तो ए बी अपने आप सही हो जाता है। टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिव नीड्स ऑफ ऑल जेंडर एंड टू एग्जामिन द पर्सनल एटीट्यूड एंड बिलीफ, सेकंड जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छा आपको नहीं लगेगा, लेकिन चलिए ए के साथ सही है वो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए इतना ही मजेदार है, ये आपको कई जगह यदि आए तो आप मुस्कुरा के बना सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें एक प्रोविजन था, इसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बाद में किस चीज में कन्वर्ट हो गया, तो ये डीपीएसपी में कन्वर्ट हो गया। और ये इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत जगह इससे बम्प हो सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे आपने पढ़ लिया तो समझिए, और आपको याद कर लिया तो आपको ये क्वेश्चन कहीं हेल्प कर देगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इससे ये निकल के आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कई सारे प्रोविजन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ दिए गए। एक तरह से लगता है कि उसी के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया गया था। ये मैच करना है तो यहाँ पे मैं केवल एक कर देता हूँ, मुझे भी पता नहीं है किससे किस ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक मैंने आपके लिए कर दिया है कि देवकी जैन जो है फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट हैं, और डी का 3 से ही जो है ये क्रैक हो जाता है। बाकी आप मैच करके देख लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, तो आपको कई जगह जो है एज मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं जानते, ये रिपीट होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये कह रहा है कि कौन से फेमिनिस्ट हैं, ऑफ कोर्स थर्ड वर्ल्ड की होंगे, जिन्होंने ये कहा
कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट कंस्ट्रक्टेड थर्ड वर्ल्ड वुमेन एज ए मोनोलिथिक ग्रुप, मतलब थर्ड वर्ल्ड के जितने जो वुमेन है उनका एक समस्या है, एक ग्रुप, ऐसा नहीं है, उनके भी अलग अलग प्रॉब्लम है। इंडिया में जात की प्रॉब्लम है तो अफ्रीका में कलर की प्रॉब्लम है, इथनिसिटी की प्रॉब्लम है, गरीबी की प्रॉब्लम है। और तो वेस्टर्न फेमिनिस्ट कंस्ट्रक्टेड थर्ड वर्ल्ड वुमेन एज ए मोनोलिथिक ग्रुप रिड्यूस टू बीइंग द विक्टिम ऑफ पैट्रियार्कल कल्चर एंड ट्रेडिशन, उसको थर्ड वर्ल्ड के ओरिएंटल कल्चर से जोड़ देता है। ये कहने वाली जो हैं वो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट जो हैं चंद्रा तालपड़े मोहंती हैं। तो ये सी इसका जो है आंसर है। डिफिकल्ट है ये, इन्होंने एक बुक लिखा था या आर्टिकल लिखा था अंडर वेस्टर्न आइज फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप एंड कॉलोनियल डिस्कोर्स 1984 में, चंद्रा मोहंती। इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। गायत्री स्पिवाक ने कैन सबल्टन स्पीक लिखा है, सबल्टन थिंक करें। ये दो स्टेटमेंट तो इन्होंने सीधा यूजीसी नेट से लिया है। हॉब्स थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन इज फिजिकल बिकॉज द सब्जेक्ट्स ओबेड द सॉवरेन आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। नहीं, केवल नहीं था, ओनली ऐसा नहीं था, वो एक कॉन्सेंट पे भी बेस्ड था, एक मोरल कि आपने यदि कोई कोवेनेंट किया है, कोई वादा किया, एग्रीमेंट किया, तो उसको आपको निभाना होगा, उस पर भी बेस्ड था उनका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का थ्योरी। इसलिए ये फॉल्स है कि केवल फियर पे आधारित था। और दूसरा कि लॉ ऑफ नेचर ऑफ हॉब्स वेर नॉट मेयर पीसेज ऑफ एडवाइस अबाउट द प्रूडेंट परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट but were moral law which dictated duty and were obligatory because they were commanded by God. The moment God का जिक्र आता है ये फॉल्स हो जाएगा। Hobbes never invoked God, वो बिल्कुल साइंटिफिक वे में सभी थ्योरी को देते हैं। तो ये दोनों फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 1 2 फॉल्स, ये 2 ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें। ये 61 देखिए, ये कहता है कि कौन से जो वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था 75, 80, 85 और 95 में हुआ था, फोर्थ एंड लास्ट बीजिंग में हुआ था, फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वुमेन के प्रॉब्लम से जोड़ा गया था, इको फेमिनिज्म कह लीजिए। ये बीजिंग कॉन्फ्रेंस में हुआ था। डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये बात किस आर्टिकल में लिखी है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए, ये आर्टिकल 15 की बात है, जहां ये कहा था कि ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड कलर, इन सब बेसिस पे कोई डिफरेंस जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं की जाएगी। लेकिन वहां पे बहुत सारे आर्टिकल जो है रिजर्वेशन को लाने के लिए, आर्टिकल 3 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन वुमेन एंड चिल्ड्रन का किया जा सकता है, 4 कहता है कि SC ST का किया सकता है, 6 जो अंडर थर्ड अमेंडमेंट से घुसाया गया कि जो गरीब लोग हैं फॉरवर्ड कास्ट में उनके लिए भी किया जा सकता है, और ये राइट टू इक्वलिटी का हार्म नहीं होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए फील्ड ऑफ वंस ओन, वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, और ये इन्होंने पूछा है, और ये लिखने वाले हैं बीना अग्रवाल। कितने लोग जानते होंगे, शायद हार्डली कोई। Who among the feminist women referred to women's studies as the academic aim of women's movement, a potent instrument playing a deliberate and active role in the battle of people's mind and बड़ा बहुत ही डिफिकल्ट है। ये कहा है बीना मजुमदार, लेकिन ये सब कैसे ये सब पूछ सकते हैं ये, एनीवेज, लेकिन ये नेट पे मिल जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। विद इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब ये पूछते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो SDG कितना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आप देखिए, आपको UGC नेट में पूछ रहे हैं, CUET PG में पूछ रहे हैं, तो 17 जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपको सब याद होने चाहिए कि कौन किस में है, ब्राउज कर लीजिए। और गोल नंबर 5 जो है वो जेंडर इक्वलिटी है। इफ आवर सिविलाइजेशन फेल इट विल बी मेनली ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर की पदवी देने वाले जो हैं ये थे प्रोफेसर V डॉनहैम। अब इतना अरबिट है, बट एक बार याद कर लीजिए, शायद आपको कहीं काम दे दे, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत मजेदार है कि इफ आवर सिविलाइजेशन फेल इट विल बी मेनली ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 67 बहुत आसान है कि 4P थ्योरी लुथर गुलिक ने दिया था, और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आप डिपार्टमेंट में अरेंज कर सकते हैं। 4P में आते थे पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। 4P इजी क्वेश्चन। और इससे जुड़ा हुआ जो है 5 जो थ्योरी है फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन में, कि मैनेजर करते क्या है, ये बेसिकली जो है आप इसका इक्विवेलेंट है पोस्ट कॉर्प का, जो गुलिक और उर्बिक ने दिया था उसका इक्विवेलेंट है फायोल ने दिया था POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, हेनरी फायोल। और यहाँ पे फायोल ने जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया है वो भी पूछा गया है। ये किस बुक में दिया है देख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 का बुक है। इसमें 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फायोल ने दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड एंड ऑल।
हु स्टेटेड एज लॉन्ग एज वी रूल इंडिया वी आर द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं और ये इन्होंने 10-15 पूछ दिए, हु सेड हु सेड हु सेड, इसलिए पेपर बहुत टफ बन गया है। 70, जवाहरलाल नेहरू वंस टर्म द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डैम। डैम जानते हैं कि बड़े डैम सिस्मिक भूकंप लाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को किल करते हैं, लोगों को डिस्प्लेस करते हैं, बहुत सारे वो इन्वायरमेंटल इशू लाते हैं, इसलिए आजकल बड़े डैम को लाइक नहीं किया जाता, स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहा जाता है। तो उन्होंने भी कहा था कि ये डिजीज ऑफ गाइगेंटिज्म है। गाइगेंट मतलब कि जाइंट, जाइजेंटिज्म कह लीजिए, डिजीज ऑफ, तो ये सभी बहुत डिफिकल्ट है, नेट पे लेकिन मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्लासिफाइड नॉर्थ ईस्ट, मैंने छोड़ दिया है, स्पेसिफिक असम या नॉर्थ ईस्ट का पढ़ लीजिएगा। हु वाज द गवर्नर ऑफ असम, मैंने छोड़ दिया है। असम महिला समिति मैंने छोड़ दिया है। विच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए कि एमपीआई इंट्रोड्यूस जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में हुआ था, जिसमें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 3 प्रॉक्सी इंडिकेटर पे नापने की बात की गई थी, कि हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ मतलब कि कितना जो है बर्थ के टाइम में एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है, एजुकेशन मतलब कितने लोग इस क्लास तक पढ़ जाते हैं, एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, एचडीआर। मैच द फॉलोइंग, तो ये जो है एक से ही आपको मैच हो जाएगा। थॉमस पिकेटी ने लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी। थॉमस पिकेटी जो बहुत फेमस हिस्टोरियन है, इनके और भी बुक मैं भूल रहा हूँ, क्या है, 21st सेंचुरी कैपिटल है, देख लीजिएगा। थॉमस पिकेटी की बुक काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो ए के 4 से जो है ये क्रैक हो जाता है एक तरीके से यहाँ, तो बाकी को आप मिला लीजिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये सब हैं, लेकिन डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको आगे काफ़ी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे देखिए, ये भी एक बड़ी मजेदार स्टेटमेंट है और डिफिकल्ट है कि किसने कहा। ए नेशन इज सिक्योर टू द एक्सटेंट टू विच इट इज नॉट इन डेंजर ऑफ हैविंग, मतलब हिंदी में क्या कह रहा है ये, कि एक देश तब तक सिक्योर है जब तक कि उसका जो कोर फंडामेंटल वैल्यू है, जिसपे वो जिंदा है, यदि उसको ही सेक्रीफाइस करने की नौबत ना आ जाए, टू अवॉइड वॉर। यदि कोई बोले कि तू या तो लड़ाई कर, यानी तेरी कोर फंडामेंटल जो कोर है उसी को हम बर्बाद कर देंगे, तो वो सिक्योर नहीं है। लेकिन यदि वो उसको बचाए रखने के लिए लड़ाई कर सकता है और वो जीत सकता है, तो समझिए कि वो कंट्री सिक्योर है। मतलब कि सिक्योर होने का मतलब यह है कि अपने आप फंडामेंटल कोर वैल्यू को कोई नेशन यदि बचा के रख पाए तो ये वॉल्टर लिपमैन ने कहा था। इन्होंने डेमोक्रेसी पे काफ़ी काम किया है, लिबर्टी वर्सेस इक्वलिटी पे भी, एक तरह के ये पॉलिटिकल कमेंटेटर थे वॉल्टर लिपमैन। तो इन्होंने जो एक वर्ड क्वाइन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोटाइप। अभी आपने देखा जेंडर स्टीरियोटाइप, तो कास्ट स्टीरियोटाइप एंड लाइक स्टीरियोटाइप वर्ड जो है वॉल्टर लिपमैन ने क्वाइन किया है। और एक बहुत फेमस बुक थी 1922 में, पब्लिक ओपिनियन, उसके ये ऑथर थे। तो ये दो बातें शायद आपको कभी वॉल्टर लिपमैन के बारे में याद आ जाए। 77 देखिए, ये कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बारे में है कि कौन सा रेजिम था, रेजिम मतलब रूल्स, रेगुलेशन, कोवेनेंट, एग्रीमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन में, द रेजिम अंडर विच द प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग ऑफ कार्बन फ्लोरोक्लोराइड CFC एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वुड बी प्रोग्रेसिवली फेज्ड आउट। क्या था उसका नाम, जिसमें कि ओजोन होल को बचाने के लिए CFC जो कि एरोसलेंट एंड मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट, उसमें से निकलती है, कई जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में उससे निकलती है, और वो जा कर के वहाँ पे जो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको डाइल्यूट कर देती है, उससे अल्ट्रावायलेट रे हम हमारे अर्थ तक आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 में। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो एक कन्वेंशन था वो बहुत कम लोग जानते हैं, उसका नाम था वियना कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन के बेसिस पे ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ये 2 साल पहले हुआ था 1985 में। पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर क्या है? अब देखिए, ये तो बहुत लंबा है, मैं पढ़ूंगा नहीं, ये सभी सही है। ये बेसिकली क्या है कि वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम 1968 में लागू हुए, ऐसा कहा जाता है कि उस ट्रीटी से एक सॉवरेन इक्वल इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम की जो आधारित की हर स्टेट उसमें इक्वल है और सॉवरेन है, किसी भी स्टेट के डोमेस्टिक मैटर में कोई दूसरा स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो है इज्जत करेगा, ये सारी बातें जो आई। लेकिन पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर उसको कहते हैं जो भी कंटेम्प्रेरी टाइम में, जहाँ की इस तरह की जो सॉवरेंटी है स्टेट की, जहाँ की उसको कोई इंटरवीन नहीं करेगा, ये बहुत तरीके से डाइल्यूट हो गई है। ग्लोबलाइजेशन ने डाइल्यूट किया है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट डाइल्यूट किया है,
कोरोना जैसे पैंडेमिक ने जो है डाइल्यूट किया है, इंटरनेशनल जो रिजीम होते हैं वो डाइल्यूट किया है, ट्रेड रूल डाइल्यूट करती है, कई तरीके के जो बंदिश हैं वो स्टेट को एक सॉवरेन की तरह बिहेव करने नहीं देते हैं। यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। Which of the following has stalled action in the UN directed towards terrorism? ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन इसलिए कि इसमें लैंग्वेज प्ले है कि टेररिज्म पे क्यों कोई एका नहीं बन पाता यूनाइटेड नेशन में। उसका कारण है कि इस पे एका नहीं है, सिमेंटिक एंड डेफिनेट। सिमेंटिक मतलब लैंग्वेज के थ्रू, मतलब टेररिज्म क्या है, किसी एक के लिए टेररिज्म, दूसरे के लिए वो जो है जिहाद, और तीसरे के लिए होली वॉर हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये बनती है कि टेररिज्म है क्या। सीमेंटिक मतलब ये होता है कि लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के थ्रू जो आप किसी को स्पेसिफिक मीनिंग देते हो, इस तरह का साइंस सीमेंटिक कहलाता है। और डेफिनेशनल प्रॉब्लम है, इसके चलते ये इस पे एका नहीं बन पाती है। तो डी है। विच इज लीगल पॉजिटिविज्म, ये एक अपने आप में एक पूरा एक थेसिस है कि क्या है लीगल पॉजिटिविज्म। लाइक जेरेमी बेंथम है या जॉन ऑस्टिन है। बेसिकली पॉजिटिविज्म मतलब ये है कि लीगल पॉजिटिविज्म ये कहता है कि लॉ का नाता कोई मोरलिटी से नहीं है, नेचुरल जस्टिस या नेचुरल लॉ से नहीं है। इसका नाता यह है कि जो सॉवरेन है, जिसको कानून बनाने का अधिकार है, उसने जो बनाया और जो लागू है, जो है वही कानून है। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कानून अनजस्ट है, ये इमोरल है, ये सब कोई मतलब नहीं। केवल आप ये देखो कि ये कानून सही में पार्लियामेंट से पास हुई है तो ये कानून सही है। ये लीगल पॉजिटिविज्म है। तो यहाँ पे यदि आप पढ़ोगे, थोड़ा सा वेग वे में लिखा है, ए एंड सी सही है। द आइडिया दैट लीगल रूल हैव लेजिटिमेसी फ्रॉम देयर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल डेरिवेशन फ्रॉम ए फंडामेंटल ग्रैंड नॉर्म। अब ये इन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड की जो बुक है बाइलिस की, उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेट पे वहां से ले लिया, सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है। और सी जो है, द आइडिया दैट ऑथोरिटी ऑफ लीगल रूल्स कम फ्रॉम देयर स्टेटस एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, ऑफ यहाँ होगा, ऑफ नहीं। तो ये दोनों जब नेचुरल लॉ से कोई नाता नहीं, इसलिए बी नहीं होगा। एंड एन आइडिया दैट डेवलप आउटसाइड यूरोप, तो बिल्कुल है ही नहीं यूरोप में, तो बी और डी तो बिल्कुल गलत है। तो ए और सी ही सही होगा, लेकिन ठीक ढंग से इन्होंने लिखा भी नहीं है, और टफ क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट। 81 देखिए, व्हाट इज न्यू स्ट्रीम क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म, वो उसी किताब और उसी 10 क्वेश्चन में से मैंने लिया है बाइलिस की बुक के चैप्टर 14 पे। मैंने नेट पे पढ़ा और मुझे लगा क्या कॉपी पेस्ट है ये इतना हाई लेवल पे। न्यू स्ट्रीम क्रिटिक जो है लिबरलिज्म का इंटरनेशनल लॉ में है, इसमें सभी सही है, बस आप पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ के अपना और गला में दुखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, कहने की कोशिश क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू, वॉर मेड द स्टेट एंड द स्टेट मेड द वॉर। ये फेमस कथन कि वॉर मेड द स्टेट, मतलब लड़ाई से ही स्टेट पैदा होता है और स्टेट लड़ाई करते हैं। तो ये जो है चार्ल्स टीली का कथन है, ये फेमस हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो ये तो रट लेनी है आपको बस। 83 देखिए, वेयर डिड द डेफिनेशन ऑफ वॉर एज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कैरिड ऑन बाय पॉलिटिकल यूनिट्स अगेंस्ट ईच अदर कम फ्रॉम। ये सब वॉर थ्योरी पे है। ये हेडली बुल, हेडली बुल कौन है, इंग्लिश स्कूल जो इंटरनेशनल थ्योरी का है, उसके ये थिंकर हैं हेडली बुल, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल भी कहते हैं। यहाँ पे थ्यूसिडाइडस दिखता है, जो कि अपने मेलियन डायलॉग एंड क्लासिकल रियलिज्म के जाने जाते हैं। क्विंसी थ्यूसिडाइडस ट्रैप के बारे में भी आपको जानना चाहिए। क्विंसी राइट काफ़ी इन्होंने लिखा है वॉर एंड वॉर थ्योरी पे। एंड कार्ल वॉन क्लाउसविच जो है वो प्रूसियन जनरल थे, इन्होंने भी वॉर पे काफ़ी कुछ वॉर डिप्लोमेसी पे कहा है। मेरे गाइड में सब मिल जाएगा इसमें। 84 देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन विल स्टेट क्रिएट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनते हैं, यूनाइटेड नेशन जैसे हो चाहे ईयू, क्यों स्टेट बनाते हैं, क्या कंडीशन होता है तो स्टेट एग्री करते हैं कि चलो इस तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फॉर म्यूचुअल गेन। तो ये फॉर म्यूचुअल गेन ये कहेगा लिबरलिज्म, लिबरल थॉट में कहेगा कि म्यूचुअल गेन कॉपरेशन के लिए बनाते हैं। रियलिस्ट थॉट में बोलेगा कि ओनली वेयर पोजीशन रिलेटेड टू वन अदर स्टेट इज नॉट अफेक्टेड, यदि हम उससे फायदे में हैं तभी हम इसको बनाएंगे, शामिल होंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलेगा कि इंस्टीट्यूशन जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अराइज एज रिफ्लेक्शन ऑफ आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स एंड ग्रुप्स व्हिच आर देमसेल्व्स फोर्स्ड थ्रू इंटरैक्शन एंड सोशल कंस्ट्रक्शन। एंड जो सही है आंसर वो है कि डिपेंड्स ऑन द स्कूल ऑफ थॉट, जो मतलब कि थॉट है, पर्सपेक्टिव है, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्टेट क्यों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएगा। हाउ डज डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी चैलेंज रियलिज्म, ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज इसलिए कर सकते हो, ऑल ऑफ द ऑप्शन सही है, लेकिन डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो कि परपेचुअल पीस थेसिस इमैनुअल कांत पे आधारित है, जो माइकल डोयल ने, एक लिबरल ने दिया है, इसमें बेसिकली क्या है कि
वर्ल्ड में हमेशा के लिए पीस लाया जा सकता है यदि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसा इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन जैसा बनाए जिसमें कि सभी डेमोक्रेसी शामिल हो, और डेमोक्रेसी आपस में वॉर नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये जो है ये चैलेंज करता है रियलिस्ट ऑक्यूपेशन विद द बैलेंस ऑफ पावर एंड वॉर, उसको ये काटता है। तो मुझे लगता है कि बी सही है, बाकी सही नहीं है, पढ़ लीजिएगा। 86 देखिए, द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 102 में है। 102(1) में है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते डिस्क्वालिफिकेशन जो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे, और 102(2) है जिसमें कि डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन होती है, स्पीकर डिसाइड करते हैं। तो आर्टिकल 102(2) लिखा है लेकिन 102 होना चाहिए था, दोनों ही है इसमें। 87 देखिए, हु सेड दैट ए पार्टी इज एनी पॉलिटिकल ग्रुप दैट प्रेजेंट्स एट इलेक्शन, मतलब जो इलेक्शन लड़ती है, एंड इज कैपेबल ऑफ प्लेसिंग थ्रू इलेक्शंस कैंडिडेट्स फॉर पब्लिक ऑफिस, और अपने कैंडिडेट को वो इलेक्शन के थ्रू प्रेजेंट करती है पब्लिक को, पब्लिक ऑफिस के लिए कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। ये बहुत जेनरिक डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी का। यहाँ कहता है किसने कहा, वही हरमन फाइनर दिखते हैं, मैक लिवर दिखते हैं, प्लूरलिस्ट थिंकर न्यूमन दिखते हैं, और सार्टोरी जो कि महंत हैं पॉलिटिकल पार्टी पे थेसिस के। आई मे गो फॉर सार्टोरी, लेकिन मुझे नहीं, मैं नहीं खोज पाया, मैंने 5-10 मिनट ट्राई किया, तो मैं अब क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं शायद इसके लिए जाता। ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। द जस्टिस पार्टी कब फॉर्म हुआ था? 1970 में। किसने फॉर्म किया था? पेरियार ने, चेक कर लीजिएगा, पेरियार ने ही शायद इसको फॉर्म किया था। बाद में डीके में ये कन्वर्ट हुआ था 1946-47 में। डीके बाद में डीएमके और एडीएमके में बदल जाते हैं। हु सेड दैट कांग्रेस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन? लॉर्ड डफरिन वाइसराय थे 1885 में, जबकि कांग्रेस का इंडिया में जन्म हुआ था। ये कहने वाले लाला लजपत राय थे। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रजा परिषद मूवमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसमें कि अभी के जो आरएसएस जो हम जानते हैं संस्था, उसके बलराज मधोक एंड मेनी अदर लीडर इसमें जो है प्रजा परिषद मूवमेंट में शामिल थे जम्मू एंड कश्मीर में। 91 देखिए, विद इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कास्ट रिमेन ए सेंट्रल इवेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले रुडोल्फ एंड लॉयड रुडोल्फ एंड सुजैन रुडोल्फ, जिन्होंने की परस्यूट ऑफ लक्ष्मी नाम की बुक लिखी है, और ये वाली बुक में उन्होंने ये बात कही थी, पॉलिटिकल रोल ऑफ इंडियाज कास्ट एसोसिएशन नाम की उन्होंने आर्टिकल लिखी थी। बेसिकली इनका कहना था कि कास्ट एक बहुत ही बड़ा काम करता है इंडिया में, कि ये डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। जो लोग अदरवाइज डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वो अपने कास्ट एसोसिएशन के थ्रू पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो कास्ट की इस तरह की रूप जो है रुडोल्फ ने देखा। यहाँ पे एम एन श्रीनिवास आते हैं, जिन्होंने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया नाम का एसे लिखा है। इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन का भी थेसिस दिया। इन सबको आप जानना चाहिए। रजनी कोठारी दिखते हैं, जिन्होंने कांग्रेस सिस्टम देने के अलावा कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट पे थेसिस दिया है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्ची? ऑफ कोर्स रॉबर्ट डहल। पॉलीआर्ची क्या होती है? मतलब कि पीपल जो हैं वो दो तरीके से डेमोक्रेसी में जुड़ते हैं। एक इंडिविजुअल, सीधा सॉवरेन से आप जुड़ते हैं, स्टेट से जुड़ते हैं थ्रू इलेक्शन फ्रेंचाइज। एक जो है ग्रुप के थ्रू आप जुड़ते हैं, डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं, बीच में एक इंटरमीडिएट ग्रुप आ जाता है। ये प्लूरलिस्ट थॉट ऑन डेमोक्रेसी है, जिसको पॉलीआर्ची कह सकते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट? पहले समझिए इसका मतलब क्या होता है। मार्क्सिस्ट फिनोमेना में बेस और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। बेस जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कहते हैं, कौन मोड ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में कौन कैपिटलिस्ट है, कौन जो है वो वर्कर है, कौन मीन्स एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है। ये बेस है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि एक कैपिटलिस्ट क्लास है और एक जो है वो लेबर क्लास है। कैपिटलिस्ट क्लास के ही आइडिया, थॉट, विचार जो है वो सुपर स्ट्रक्चर में दिखते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टेट, पॉलिटी, मीडिया, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर एंड लाइक दिस। जो भी उनको लाइफ के सेंसिबिलिटीज बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं, लॉ, इन सब में दिखता है। ये यहाँ पे जो डोमिनेट करता है वही यहाँ पे भी रूल करता है। ये डिटर्मिनिज्म की बेस जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। ये क्लासिकल मार्क्सिज्म का थॉट है। यहाँ पे लुई अल्थुजर जो कि एक स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नो, उल्टा है। एक तरह से उल्टा है। ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, कई मामलों में ये गाइड करती है अपने आइडियोलॉजी से, बेस को वो बनाए रखती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बनाए रखती है अपने आइडियोलॉजीज को। उन्होंने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस कहा। इसी को जो है ग्राम्स्ची ने हेजेमनी कहा, कि आइडियोलॉजी के थ्रू जो है
वो डोमिनेंट क्लास जो है इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बरसों सदियों बनाए रखता है, और इसीलिए इस मायने में जो सुपर स्ट्रक्चर है वो रिलेटिव ऑटोनॉमी उसकी हो जाती है बेस से, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो स्टेट चूंकि मेन पार्ट है सुपर स्ट्रक्चर, स्टेट की भी रिलेटिव ऑटोनॉमी हो जाती है बेस से। इसको रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट कहते हैं, लुई अल्थुजर। यहाँ पे आपको मिलीबेंड एंड पोलंजा दिखते हैं, जिनके बीच में कि स्टेट का जो रोल है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, उस पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कशन होता है। मिलीबेंड कहते हैं कि स्टेट जो है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को बढ़ाने का, और पोलंजा कहते हैं कि इतना छोटा काम स्टेट नहीं करता है, ये रिलेटिव ऑटोनॉमीज चलते हैं, ये जो है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करता है, जिससे कि सालों साल कैपिटलिज्म जो है बना रहे। स्टेट का ये रोल होता है थ्रू आइडियोलॉजी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेजिटिमेशन क्राइसिस? ये बुक इतना फेमस है कि आपको एकदम सीधा चीख के बोलना चाहिए सर, जुर्गन या हुर्गन, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, जर्मन नेम है जुर्गन हैबरमास, इसको जुर्गन आप कह सकते हैं। तो जुर्गन हैबरमास जो है, इन्होंने एक और जो है थीसिस दिया जो उतना ही इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटिव वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। अब मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, लेकिन इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये कई जगह पूछा जाएगा, खासकर यूजीसी नेट में। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 95 देखिए, स्टेट इज नॉट ए मेयर आर्टिफिशियल क्रिएशन बट एन इंस्टीट्यूशन और नेचुरल ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। इस टाइप के स्टेट के बारे में कहने वाले जो हैं प्रोफेसर जेम्स विलफोर्ड गार्डनर है ये स्टेटमेंट, और इनका इससे भी फेमस स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट। ये तो कितने ही पेपर में मैंने देखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको रख लीजिए। और इसको, ये तो थोड़ा ऑब्सक्योर है गार्डनर। द जर्नल ब्राह्मणिकल मैगजीन किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय। सब लड्डू क्वेश्चन है। फर्स्ट कांग्रेस ऑफ द सीपीआई बहुत डिफिकल्ट है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है 1925 में, एम एन रॉय एंड मेनी अदर इसके संस्थापक बनते हैं। इनकी जो फर्स्ट कांग्रेस होती है, अपना जो अधिवेशन उसको कांग्रेस कहते हैं, 1943 में होती है। डिफिकल्ट ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों पूछा इन्होंने। पाओ स्टैंड फॉर, क्योंकि ये कई जगह तो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन भी लिखा है, फॉर भी लिखा, ऑफ भी लिखा, ज्यादा जगह ऑफ लिखा, तो चलिए इसको ऑफ मान लीजिए आप। 99 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल नेशनलिज्म टर्न्ड सोविनिस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, चलिए मैंने चूंकि इसको मैंने किया ही नहीं है तो क्यों, ये इतना अर्बिट है कि आप इसको, तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इन विच ईयर चिपको मूवमेंट स्टार्ट? चिपको मूवमेंट पेड़ को हक कर लेते थे जो गांव के लोग थे कि नहीं काटने देंगे कॉन्ट्रैक्टर को। एनवायरमेंटल मूवमेंट था जिसने कि कई मूवमेंट को इंस्पायर किया, उसमें से एक था अपीको मूवमेंट। जो अपीको का मतलब ही होता है पकड़ लेना। ये कर्नाटका में जो है उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1983 में, 10 साल बाद। और ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा एंड मेनी अदर इससे रिलेटेड है 1973 में चिपको। तो चिपको अपीको को एक साथ क्यों ना याद कर लीजिए, 1973 और 10 साल बाद अपीको मूवमेंट, ये कई जगह पूछा जाता है। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि इसमें मैंने काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। यदि आप यहाँ तक पहुंचे तो आपको बधाई, क्योंकि आप देखेंगे डिब्रूगढ़, और कई स्टूडेंट तो बोलेंगे सर ने डिब्रूगढ़ पे निकाला, मुझे क्यों पढ़ना है। लेकिन यदि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और गौर से आपने देखा है, तो आप अपने को भी थैंक्स दे रहे हो कि हमने इतना पेशेंस रखा 1 घंटे से ज़्यादा। और देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि आपको सुनाई पड़ेगी इसकी गूंज बहुत सारे एग्जाम में, यूजीसी नेट से लेके CUET PG, इस लेवल का ये पेपर था। इसमें मेरे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन इसमें कट ऑफ इतना लो गया होगा, ये 100 है तो मुझे लग रहा है 50 के ऊपर ही शायद सिलेक्शन हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये 3 बुक का फिर मैं याद दिला रहा हूँ, ये अमेजन पे है। इंतजार मत कीजिए कि जब एग्जाम नज़दीक आएगा, क्योंकि अभी आप यदि पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और इंतजार कीजिए जब हम CUET PG का बैच अनाउंस करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी यदि आप यूजीसी नेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और वो इवन आप CUET PG के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप में लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करने का उत्साह है तो कोई दोनों के लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए विदा।